स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे कि परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, ये दोनों किस तरह से बदल रहा है n के साथ और z के साथ, इन दोनों के साथ। और उसके बाद हम ऊर्जा स्तरों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम जो क्लास 12th में है, बहुत ही बेसिक है, पर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी महत्ता ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आने लगा तो लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। जैसा कि हमने निकाला था, आपको दिख भी रहा है, परमाणु त्रिज्या R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर होता है, जहां R जो है प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के और R प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन z के। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए माना गया है, देखिए हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई एम ए स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक, यहाँ से r नॉट n स्क्वायर होगा, जहाँ r नॉट क्या है, बोर त्रिज्या है, जिसे हमने कल आपको बताया था। इसे r नॉट या a नॉट से दिखाते हैं। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो n की ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, अगर इसको हम रखें तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, r नॉट इंटू 1 स्क्वायर तो आ जाएगा r नॉट, r नॉट इंटू 2 स्क्वायर तो आ जाएगा 4r नॉट, r नॉट इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा 9r नॉट, r नॉट इंटू 4 स्क्वायर आ जाएगा 16r नॉट। n इज इक्वल्स टू 1 क्या दिखाता है, पहली कक्षा। n इज इक्वल्स टू 2 क्या दिखाता है, दूसरी कक्षा। 3 तीसरी कक्षा, 4 चौथी कक्षा। और इसीलिए इसको जो है, इसको एक नाम देते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसका नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 क्या बता रहा है, कौन सी कक्षा है। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, n l m और s के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, कैसे निकालते हैं बेसिकली ये आपने देखा है। यहाँ पर सिर्फ n से मतलब है। r की क्या वैल्यू आ रही है, r इज इक्वल्स टू r नॉट, 4r नॉट, 9r नॉट, 16r नॉट। ठीक है, इसका मतलब जो आपका रेडियस है वो किस तरीके से वेरी करेगा, r नॉट, 4r नॉट, 9r नॉट, 16r नॉट, इस तरीके से। जैसे एक बार फिर से हम आपको बनाते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका और एक रेडियस r नॉट है, कुछ और बन गया, ये r नॉट है। ठीक है, तो दूसरी रेडियस क्या होगी, 4r नॉट, यानी इसका 3 गुना इधर आगे बढ़ा दें, लगभग इतना, तो दूसरा रेडियस इस तरीके का होगा। तीसरा क्या होगा, ये टोटल ये पूरा कितना होगा, ये होगा 4r नॉट। तीसरा कितना होगा, ये तो पूरा 4 है, इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो 9 आना चाहिए, यानी अगर यहाँ से 9r नॉट की दूरी ले लें तो वो आपकी तीसरी कक्षा होगी। ठीक है, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, क्या कंक्लूजन है। नॉर्मली जब आप पहले बना रहे होंगे तो आप कैसे बनाते थे, आप ऐसे कक्षाएं बनाते थे, इस तरीके से, यानी उन कक्षाओं के बीच में जो दूरी है आप लगभग लगभग समान रखते थे, पर ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में क्या है, ये दूरी नंबर्स के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है, n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती जाती है। यानी पहली कक्षा सबसे नजदीक होगी, दूसरी कक्षा अपेक्षाकृत और दूर, तीसरी और दूर। ऐसा नहीं होगा कि सभी कक्षाएं बराबर दूरी पर हो। तो r रेडियस से आपको यही समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर आप r का z के साथ यहाँ पर देखें कि वेरिएशन, तो यहाँ पे z के साथ दिखा तो नहीं है, पर आपको बताते हैं। मान लीजिए r का हम एक्सप्रेशन लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, अभी n इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ पहली कक्षा के बारे में बात करें तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z। अलग कर देते हैं और n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सिर्फ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन के लिए आप निकालेंगे, ये चीज़ क्या है, r नॉट है, तो इसको r नॉट अपॉन z कर दें, ये चीज़ r नॉट हो जाएगी। ठीक,
इसको आर नॉट अपॉन जेड कर दें अगर, तो गौर से देखिएगा हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, हाइड्रोजन के लिए आर इज इक्वल्स टू आर नॉट आएगा क्योंकि जेड इज इक्वल्स टू 1 होता है। हीलियम के लिए जेड इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर नॉट बाई 2। लिथियम बेरिलियम, मान लीजिए सोडियम के लिए क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू 11 होता है, तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई 11। मतलब अगर आप न्यूक्लियस बनाएं, न्यूक्लियस बनाने के बाद हाइड्रोजन अगर ऐसा है, हाइड्रोजन के लिए ये क्या है, आर नॉट है, और कक्षा कौन सी है, n इज इक्वल्स टू 1, पहली कक्षा ही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, भरे जाते हैं इस तरीके से। तो पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहली कक्षा हाइड्रोजन के लिए ऐसी होगी। हीलियम के लिए क्या होगी, हीलियम के लिए इस आर नॉट का जस्ट आधा होगी। सोडियम के लिए क्या होगी, सोडियम के लिए इस आर नॉट का 11वां भाग होगी, यानी इसमें आपको टोटल 11 भाग करने हैं। तीसरा, पहली कक्षा सोडियम के लिए, ये हीलियम के लिए होगी, ये हाइड्रोजन के लिए होगी, ये सोडियम के लिए होगी। गौर से देखिए ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आर नॉट बाई 11 होगी। ठीक है, तो z के साथ ये वेरिएशन है। इसका मतलब आप जैसे जैसे आवर्त सारणी में बढ़ते जाएंगे z के मान के लिए, यानी चाहे आप ऊपर से नीचे जाएं, चाहे आप दाएं से बाएं जाएं, आपको क्या दिखेगा, आपको पहली मतलब जो कक्षा है उसकी त्रिज्या हमेशा घटती हुई दिखेगी। ठीक है, आपको कक्षाओं की त्रिज्या क्या दिखेगी, हमेशा घटती हुई दिखेगी। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अगर फिर से समझना होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगली चीज हम बात करते हैं परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में। इसमें भी दोनों बातें करेंगे। जरा गौर से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक, फिर से देखिए क्या होगा, v इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच है, v प्रोपोर्शनल टू z है और v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n है। ठीक, तो यहां पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए आप बात करना चाहते हैं z इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 1 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, एक चीज केस देखते हैं। तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू z की जगह 1 रख दीजिए, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1 अपॉन n, या इसको लिख दें, पूरे को अगर v नॉट रख दें तो v नॉट अपॉन n। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके आप बदलना चाहें तो आप देखेंगे v जो होगा इसकी वैल्यू आएगी v नॉट बाई 2, v नॉट बाई 3, v नॉट बाई 4 और इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होगा, n इज इक्वल्स टू 1 में होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा v नॉट। दूसरी कक्षा में होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा v नॉट बाई 2। तीसरी कक्षा में v नॉट बाई 3, चौथी कक्षा में v नॉट बाई 4। और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऊपर की कक्षा में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जरा n इज इक्वल्स टू 1 रख दें और z को वेरी कराएं। ठीक, तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए, v इज इक्वल्स टू v नॉट z आएगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू v नॉट z आएगा, यही इसी फॉर्मूले से। n इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, z को बाहर कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा v नॉट, v इज इक्वल्स टू v नॉट, और z इज इक्वल्स टू 2 हीलियम के लिए v इज इक्वल्स टू 2 v नॉट, z इज इक्वल्स टू 3 लिथियम के लिए v इज इक्वल्स टू 3 v नॉट। ठीक है, सोडियम के लिए देख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 11, v इज इक्वल्स टू 11 v नॉट। यानी कि पहली कक्षा में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा पहली कक्षा में वो v नॉट स्पीड से घूमेगा। v नॉट कोई स्पीड है जो आप जानते हैं 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम के लिए इसका रेडियस क्या होगा, आधा हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा। आप पहले पढ़ चुके हैं, रेडियस इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी 2v हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम के लिए
लिथियम के लिए भी रेडियस कुछ बदलेगा, जो भी आपका बदलना है। जैसे यहाँ पर आपने देखा है ना, तो R0/Z आ जाता है, तो रेडियस 1/3 हो जाएगा, यानी R/3 हो जाएगा, है ना। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगी, 3v हो जाएगी, 3v0। ठीक, इससे एक चीज आपको स्पष्ट हो रही है, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आपका बढ़ रहा है, पहली कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर असलियत क्या आ रही है, असलियत क्या आ रही है कि जैसे जैसे आप नाभिक के नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आते जा रहे हैं, यानी रेडियस कम होता जा रहा है, वैसे वैसे वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वेग कम होता जा रहा है। देखिए रेडियस से बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो वेग कम होता जा रहा है, और रेडियस जैसे जैसे कम हो रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से एक और से देखिएगा, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन एच अपॉन 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। एम क्या है, एम भी एक कांस्टेंट है। तो जरा इसको देखिए, वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, ये पूरा एक कांस्टेंट संख्या है ना, यानी ये क्या है, एक कांस्टेंट है ना। तो v और r का गुणनफल, v और r का गुणनफल क्या है, एक नियत संख्या है, एक नियत संख्या है। ठीक, मान लीजिए v और r का गुणनफल नियत संख्या है, मान लीजिए 10 हो, v और r का गुणनफल मान लीजिए 10 हो, तो अगर r बढ़ेगा तो v को घटना पड़ेगा ताकि इनका गुणनफल 10 आए। v अगर बढ़ेगा तो r को घटना पड़ेगा ताकि इनका गुणनफल 10 आए, आएगा ना। तो ये चीज आपको यहां से भी दिख रही है, जो कि आपने वेलोसिटी और रेडियस का जब एक्सप्रेशन निकाला और उसको कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया, तो भी आपको दिख रही है। और पहले बोर के सिद्धांत से भी पता चल रहा है कि v और r का जो गुणनफल होगा वो एक नियत संख्या होगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन के वेग का और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऊर्जा स्तर। ठीक है, ऊर्जा स्तर कोई चीज होती नहीं है, हम इसको अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि हम परमाणु की ऊर्जाओं की जो तुलना कर सकें, या इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक गया है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया है, इसका कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा नहीं है कि ये एक सच्चाई है। परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं, बल्कि हम ऊर्जा स्तर बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है E इज इक्वल्स टू -13.6 Z²/n² होती है। ठीक, हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना चाहें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 रख देंगे, तो E1 मतलब पहली कक्षा की ऊर्जा, पहली कक्षा में n इज इक्वल्स टू 1, दूसरी कक्षा में n इज इक्वल्स टू 2, तीसरी कक्षा के लिए n इज इक्वल्स टू 3 होगा, है ना, तीसरी कक्षा के लिए n इज इक्वल्स टू 3 होगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 3 में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, उसी को हमने निकाला यहाँ पर E1 निकालेंगे, Z इज इक्वल्स टू पहले 1 रख दिया है, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगा, इसका मान आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 -13.6 अपॉन 9 आएगा, -1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से E4 -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है, तो आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसको किसी स्केल पर बनाना चाहें तो ये देखिए, सबसे नीचे वाला क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ऊपर आते आते 0 भी हो रहा है। ठीक, ये स्केल है आपका, ये स्केल पर ये एक लेवल है, लेवल एक स्तर है। ठीक, एक जगह है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर, तो उनकी ऊर्जा कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही न्यूनतम ऊर्जा है, निम्नतम ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है।
ठीक। उसके बाद -3.4 वाले के लिए ये एक स्तर है, इस पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। -13.6 वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के लिए? आ, किसी भी एटम के लिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हाइड्रोजन में तो एक ही रहेंगे, ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है। इससे ऊपर जाएगा तो -3.4 में आएगा, इससे ऊपर जाएगा तो -1.53 में आएगा, इससे ऊपर जाएगा तो -0.85 में आएगा, उससे ऊपर जाएगा तो बाकी सब में आएगा, और करते करते ये जीरो वाले एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है, माइनस से चल के जीरो पे आएगा, ऊपर जाता जा रहा है, देखिए -13.6 ज़्यादा नेगेटिव, -3.4 उससे कम नेगेटिव, -1.53 उससे कम नेगेटिव, उससे करते करते जीरो आएगा। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो जीरो हो गया। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ठीक है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक नाभिक से कंट्रोल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं रहा है, ठीक। अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? फ्री हो गया है। और इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु में से निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु में से निकल जाना, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का आयनीकरण कहलाता है, आयनाइजेशन कहलाता है, और परमाणु क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया है तभी उसकी ऊर्जा जीरो होगी, इसीलिए इसको कैसे कहा जाता है? इसको बोला जाता है आयनित परमाणु अवस्था, ठीक है। और इसके लिए माना जाता है कि n बराबर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक। इसको हम और भी अच्छे से समझ रहे हैं दूसरे किसी एटम का बनाकर, ठीक, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर। पर उससे पहले जरा हम ये जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स की जो दूरी है वो क्यों इस तरह से डिफर कर रही है, क्यों नहीं ऐसा है कि ये लेवल बराबर दूरी पर है। तो चूंकि जब हमने कैलकुलेशन किया है तो देखिए E1 और E2 के बीच कितने का डिफरेंस है? -13.6 और 3.4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E1 और E2 ऊर्जा स्तर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। लेकिन E3 और E2, E3 में से E2 घटाएंगे तो देखिए ये 1.53 है, ये 3.4 है, ये डिफरेंस कम है। उसी तरह से 1.53 और 0.85 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस और कम आएगा। तो देखिए ये जो डिफरेंस है ये कितना है? ये है E2 माइनस E1, यानी कि -3.4 माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसी तरह ये जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? ये आएगा E3 माइनस E2, ये डिफरेंस क्या आएगा? E4 माइनस E3, उसके ऊपर का डिफरेंस E5 माइनस E4। तो इसी वजह से ये डिफरेंस घटता जा रहा है, ठीक है। आइए जरा हीलियम का ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी दिया हुआ था मैंने आपको कि हीलियम परमाणु के ऊर्जा स्तर को बनाइए और कक्षाओं की त्रिज्या को बोर त्रिज्या के रूप में बताइए। इसको जरा हम करते हैं और इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा हीलियम परमाणु के लिए जो भी Z इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आएगा E वो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर से, यहाँ से -13.6 जेड स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए 4 आ जाएगा और 54.4 -54.4 अपॉन एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां ऊर्जा स्तर n के साथ कैसे बदलेगी? -54.4 अपॉन एन स्क्वायर के रूप में। तो देखिए पहली ऊर्जा क्या होगी? E1 ऊर्जा स्तर होगी -54.4 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगी यानी 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या होगी?
होगी -54.4 अपॉन 2 स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी -54.4 अपॉन 4। ठीक है ना, तो ये चीज आएगी कैलकुलेट करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी आ रही है -13.6। अब तीसरी जो E3 आएगी उसी तरीके से आप करेंगे -54.4 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी -54.4 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऊर्जा स्तर आएंगे। अब इसका ऊर्जा स्तर आप कैसे बनाएंगे, उसका ऊर्जा स्तर आप बनाएंगे तो n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ जो ऊर्जा होगी वो होगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद पूरे का डिफरेंस 13.6 और 54.4 का डिफरेंस ले लीजिएगा, तो दूसरी ऊर्जा स्तर आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इक्वल्स टू 2 के लिए। तीसरी उसी हिसाब से -54.4 अपॉन 9 कीजिएगा तो तीसरी ऊर्जा स्तर आएगी, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी आएगी, और ऐसे ऐसे करते करते शून्य ऊर्जा स्तर आएगी एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, और इसके बोर रेडियस को निकालना होगा तो आप जानते हैं R इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं R नॉट n स्क्वायर बटा z लिख सकते हैं। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम के लिए ये z इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा R नॉट बटा 2 n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बदलेगा, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 आप रखते जाएंगे तो आएगा R इज इक्वल्स टू R नॉट बटा 2 इंटू 1, फिर R नॉट बटा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, R नॉट बटा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, वहां कैसे बदल रहा था, हाइड्रोजन के लिए बदल रहा था R नॉट 4 R नॉट 9 R नॉट 16 R नॉट, ऐसे बदल रहा था। यहाँ पे 2 से डिवाइड होते हुए बदल रहा है, तो यह आएगा R नॉट बाई 2, R नॉट बाई 2, यहाँ 2 R नॉट आएगा, यहाँ 9 R नॉट बाई 2 आएगा, यहाँ पर 8 R नॉट आएगा, और इस तरीके से आता जाएगा। तो इसका रेडियस कैसे बदलेगा, इस तरीके से बदलेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस पर न्यूमेरिकल जब किया जाएगा तो और क्लियर होगा आपको कि आखिर एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना क्यों रहे हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर लीजिए। ठीक है, पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।